एक ऐसी दुनिया जहाँ पे मुर्दा रहती है, एक ऐसा परिवार जो कि उस दुनिया में जा सकता है और एक लौती इंसान जो कि उन काली शक्तियों से लड़ सकती है। तो जी हाँ गाइस, मैं बात कर रहा हूँ इंसीडियस सीरीज की और इंसीडियस 6 अब 21 अगस्त 2026 को थिएटर्स में आने वाली है और इसलिए उसको देखने से पहले इंसीडियस 1 से 5 तक की पूरी कहानी रिकैप करने वाला हूँ मैं इसी वीडियो में। यहाँ मैं आपको हर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन याद दिला दूंगा और फिर आप लोग आराम से फुल मजे के साथ जाके इंसीडियस 6 देख पाओगे। और इसलिए कह रहा हूँ कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत से बनती है आप लोगों के लिए वीडियो और ऐसी वीडियोस मैं लाता ही रहता हूँ चैनल पे। तो चलो गाइस, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपनी इस इंसीडियस की जर्नी पे। इंसीडियस की कहानी शुरुआत होती है जब एक परिवार एक नए घर में रहने आता है। इस परिवार में जॉश, उसकी बीवी रेने, उसके 2 बेटे डॉल्टन और फॉस्टर और उनकी न्यू बॉर्न बेबी कैली है। एक रात डॉल्टन को उस घर के एटिक से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही होती हैं। उसे एक दरवाजा खुला मिलता है और फिर वो उस दरवाजे के थ्रू एटिक में पहुंच जाता है। वो वहाँ एटिक में लाइट जलाने के लिए सीढ़ी पे चढ़ रहा होता है, लेकिन एकदम से वो सीढ़ी से गिर जाता है और वो अंधेरे में किसी को देखता है और बहुत तेज चिल्लाने लगता है। डॉल्टन की चीखें सुन के जॉश और रेने वहाँ पे पहुंचते हैं और फिर वो डॉल्टन को नीचे लेके जाते हैं। वो इनको मना करते हैं कि तुम लोगों को अब एटिक में नहीं जाना है, लेकिन अगले दिन इनको पता चलता है कि डॉल्टन एक कोमा में चला गया है। डॉक्टर्स ने उस पर बहुत टेस्ट करे होते हैं और सारे टेस्ट नॉर्मल आ रहे होते हैं। उन लोगों को खुद समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये कोमा में क्यों चला गया है। डॉल्टन का इलाज 3 महीने तक चलता है, लेकिन 3 महीने में भी उसमें कोई भी सुधार नहीं आता है और फिर ये लोग उसको घर पे ही शिफ्ट कर लेते हैं। डॉल्टन के घर आते ही घर में बहुत ही अजीब गतिविधियां होने लगती हैं। जेने को कैली के बेबी मॉनिटर में अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। फॉस्टर दावा करता है कि रात को डॉल्टन चलता है और जेने कैली के रूम में किसी अजीब शख्स को देखती है, पर जैसे ही जोश उस कमरे में आता है वो इंसान गायब हो जाता है। अब ये सब चल रहा होता है और एकदम से इनके मेन गेट पे कोई खटखट आता है। जोश जाके देखता है, लेकिन वहां दरवाजे पर कोई भी नहीं होता है। वो रेने के पास वापस जाता है, लेकिन फिर एकदम से घर का अलार्म बजने लगता है और जब वो नीचे आता है तो वो देखता है कि घर का दरवाजा खुला हुआ था। अब गाइस, ये सीन आप याद रखिएगा क्योंकि ये अगले पार्ट में जाके कनेक्ट होने वाला है। इसके कुछ दिन बाद रेने को डॉल्टन के बेड पे एक लाल पंजे का निशान दिखता है और ये ऐसे लग रहा था कि मानो किसी ने खून से ये निशान बनाया हो। उसी रात रेने जॉश को कन्फ्रंट करती है और उसे बोलती है कि ये घर हॉन्टेड है, लेकिन जॉश उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेता है। लेकिन फिर रात में एकदम से रेने के ऊपर कोई एंटिटी हमला कर देती है और इसके बाद जॉश भी मान जाता है और ये लोग घर को खाली करने का डिसीजन लेते हैं। नए घर में आके इन्हें लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन इन्हें पता ही नहीं था कि ये सब तो बस एक शुरुआत थी। इस नए घर में भी उसे भूत दिख रहे होते हैं, जहाँ पे एक बच्चे का भूत उसे बार बार दिख रहा होता है और इससे ये बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। अब इनके घर में जॉश की माँ भी आती है और तब जेने इसको सब कुछ बता रही होती है, लेकिन जॉश कुछ भी विश्वास ही नहीं कर रहा होता है। पर फिर जॉश की माँ लॉरेन भी बोलती है कि उसको भी एक सपना आया था जहाँ पे उसने एक मॉन्स्टर को देखा। उसने उस मॉन्स्टर से पूछा कि उस मॉन्स्टर को क्या चाहिए, तो उसने डॉल्टन की तरफ इशारा करा था और फिर एकदम से लॉरेन जॉश के पीछे वही मॉन्स्टर देखती है और इसी सब पैरानॉर्मल एक्टिविटी के दौरान डॉल्टन भी अपने बेड से गिरा होता है। उसका पूरा कमरा तहस नहस हो गया होता है। लॉरेन बिना वक्त गुजारे पैरानॉर्मल स्पेशलिस्ट एलिस की मदद लेती है। एलिस उस घर में आती है और उस घर में आते ही उसको कुछ ना कुछ महसूस होने लगता है। वो डॉल्टन के कमरे में जाती है और वहाँ जूफ के ऊपर उसे कुछ दिखता है। स्पेक्स उस एंटिटी की तस्वीर को बनाता है और ये तस्वीर उन तस्वीरों से बिल्कुल मिलती जुलती थी जो कि डॉल्टन कोमा में जाने से पहले बनाया करता था। अब तहकीकात करने के बाद एलिस इस परिवार को बताती है कि डॉल्टन कोमा में नहीं है, बल्कि वो आत्माओं की दुनिया में फंस चुका है। एलिस इन्हें बताती है कि डॉल्टन के पास एक स्पेशल एबिलिटी है जो कि सब लोगों के पास नहीं होती है। वो उस एबिलिटी की मदद से भूतों की दुनिया में जा सकता है, जिसको यहाँ पे द फर्दर कहा गया है। लेकिन अब डॉल्टन उस दुनिया में फंस चुका है और असलियत में घर हॉन्टेड नहीं है, बल्कि डॉल्टन है। डॉल्टन उस दुनिया में कैद है और इसी वजह से उस दुनिया के भूत अब डॉल्टन के शरीर को पोजेस करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन जॉश को इस सब पे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा होता है और वो एलिस को वहां से भगा देता है और फिर जॉश डॉल्टन के पास जाता है और उसे कहता है कि अगर तुम मुझे सुन सकते हो तो प्लीज मुझे एक हिंट दो। और फिर पीछे एकदम से एक पेंटिंग गिर जाती है जिसमें वही फिगर होता है जैसा कि एलिस ने देखा था और फिर जॉश भी एलिस की मदद लेने के लिए मान जाता है। फिर एलिस एक प्रक्रिया का इस्तेमाल करती है जिससे वो डॉल्टन से कनेक्ट करने की कोशिश करती है। उसकी डॉल्टन से बात होती है और फिर उसे पता चलता है कि डॉल्टन किसी से बहुत ज्यादा डर रहा है। लेकिन फिर एकदम से वो दूसरा मॉन्स्टर डॉल्टन की बॉडी को पोजेस कर लेता है और इन सब पे हमला बोल देता है। वहाँ दूसरे भूत भी हमला कर देते हैं और बहुत मुश्किल से ये पूरी सिचुएशन संभलती है। अब लॉरेन जॉश को बताती है कि जब जॉश छोटा था तो उसके पास भी ये पावर थी। उसको एक बूढ़ी औरत का भूत दिखने लगा था और वो उसकी बॉडी को पोजेस करनी चाहती थी। लेकिन फिर लॉरेन ने एलिस की मदद ली थी और एलिस ने जॉश को इन सब चीजों से बचा लिया था और जॉश के माइंड में से ये सब मेमोरी भी मिटा दी थी।
अब एलिस जॉश को बोलती है कि तुम ही हो जो डॉल्टन को बचा सकते हो, उस दुनिया से उसको बचा के ला सकते हो, लेकिन वो उसको सावधान करती है कि तुम वहाँ के भूतों को बिल्कुल भी पता मत चलने देना कि तुम एक भूत नहीं हो, क्योंकि वरना वो तुम्हारे शरीर को पोजेस करने के लिए आएंगे। अब जॉश उस दुनिया में जाता है और वहाँ पे उसे बहुत ही अजीब अजीब तरह की स्पिरिट्स देखने को मिलती है। वो सबसे बचते बचाते और थोड़ी बहुत फाइट करते हुए पहुंच जाता है उस जगह पे जहाँ पे डॉल्टन कैद हो रखा था। वो डॉल्टन को छुड़ाता है और इतने में ही वहाँ पे वो लाल मुंह वाला मॉन्स्टर आ जाता है। जॉश की उससे फाइट होती है और जॉश भागते भगाते वहाँ से डॉल्टन को भी लेके निकल जाता है। लेकिन जब वो वापस आ रहा होता है तो वहाँ पे बहुत सारी स्पिरिट्स ने उसको घेर रखा होता है, लेकिन जेने की आवाज उसको वापस आने में मदद करती है। इसके बाद जॉश और डॉल्टन वापस लौट रहे होते हैं और जॉश डॉल्टन को आगे भेज देता है कि तू जल्दी से जाके अपनी बॉडी में चला जा, लेकिन रेड वाला मॉन्स्टर उसका पीछा करने लगता है, लेकिन फिर भी डॉल्टन भाग के अपनी बॉडी में चला जाता है। अब जॉश जब वापस आ रहा होता है तो उसको वही बूढ़ी औरत वाला भूत दिखता है जो कि उसको पहले पोजेस करा करता था। वो उसको बोलने लग रहा होता है कि तुझसे ज्यादा शक्तिशाली हूं मैं, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ये वो, लेकिन असलियत में तो जॉश उसी दुनिया में कैद हो जाता है और वो भूत आके जॉश के शरीर में चली जाती है। अब सब लोग खुश हो जाते हैं कि डॉल्टन भी वापस आ चुका है, कुछ भी बुरा नहीं हुआ, सब कुछ अच्छा हो गया है, लेकिन एलिस को शक हो जाता है जॉश के ऊपर। एलिस एकदम से जॉश की फोटो लेती है और उस फोटो में जॉश नहीं होता है बल्कि वो बूढ़ी औरत होती है। और फिर एकदम से जॉश बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो एलिस का गला दबा के उसे मार डालता है। जब वो एलिस का गला दबा रहा था तो एलिस की आवाज निकल जाती है और जेने उसको सुनकर आती है और वो देखती है कि एलिस वहाँ मरी हुई है, उसकी डेड बॉडी वहाँ पे है। वो कैमरा उठाती है और उसमें देखती है कि वहाँ पे उस बूढ़ी औरत की फोटो होती है। वो एकदम से चौंक जाती है और उसके पीछे फिर एकदम से एक हाथ आता है जो कि जॉश का होता है और यहीं पे पिक्चर खत्म हो जाती है। और चलो अब चलते हैं इंसीडियस 2 की तरफ, क्योंकि भाई बहुत इंटरेस्टिंग पिक्चर है। जितने लूज एंड्स यहाँ पे छूटे हैं ना, सारे कनेक्ट होने वाले हैं इंसीडियस 2 में, भाई बहुत सॉलिड। इंसीडियस 2 की कहानी 1986 में चालू होती है जब जॉश एक छोटा बच्चा था। जॉश की माँ लोरेन को शक था कि जॉश हॉन्टेड है और इसी वजह से वो एलिस की मदद लेती है। एलिस इनके घर आती है और वो जॉश को एक ट्रांस स्टेट में डाल देती है, जहाँ वो पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर वो कौन है जो कि जॉश से कनेक्ट कर रहा है, और उसकी फोटोज में भी बार बार आ रहा है। एलिस को इसके दौरान पता चलता है कि जॉश के पीछे एक बहुत ही बुरी आत्मा पड़ी है जो उसके शरीर के थ्रू इस दुनिया में आना चाहती है। और फिर एलिस और लोरेन डिसाइड करते हैं कि वो जॉश को उसकी शक्तियां भुलवा देंगे। कहानी फिर शिफ्ट होती है 25 साल बाद, जहाँ पे रेने से पुलिस पूछताछ कर रही होती है। रेने उन्हें सब कुछ सच बताती है कि कैसे एलिस भूत को भगाने के लिए आई थी, लेकिन वो कुछ भी विश्वास नहीं करते हैं और एलिस की मौत में उनका पूरा शक जॉश के ऊपर ही जा रहा होता है। जाते वक्त पुलिस रेने को बोलती है कि अगर एलिस की बॉडी पे जॉश के फिंगरप्रिंट्स पाए गए तो वो जॉश को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। और उसके बाद रेने और उसका पूरा परिवार जॉश की माँ के घर पे शिफ्ट हो जाते हैं। हमें एलिस के एसोसिएट स्पेक्स और टकर दिखाए जाते हैं जो कि एलिस के घर जाते हैं और वहाँ पे उन्हें जॉश के बचपन वाली वीडियो टेप मिलती है। वो उसे देखते हैं तो उसमें उन लोगों को जॉश के पीछे कोई खड़ा दिखाई देता है। इसके बाद डॉल्टन अपनी माँ को बताता है कि उसे वो बुरे सपने दोबारा आने लगे हैं और उसे अपने सपने में एक बूढ़ी औरत दिखी थी। और डॉल्टन रेने को ये भी बताता है कि उसने जॉश को खुद से ही बातें करते हुए सुना था। इसे सुन के रेने घबरा जाती है क्योंकि उसे भी घर में असाधारण गतिविधियां महसूस हो रही थी। और अब यहाँ पे हैरान करने वाली बात यह है कि पुलिस को एलिस की बॉडी पे जॉश के फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलते हैं। इसके अगले दिन रेने को घर में एक व्हाइट ड्रेस में औरत दिखाई देती है। रेने के साथ बहुत ही भूतिया हरकतें होने लगती हैं और एकदम से वो व्हाइट ड्रेस वाली औरत आती है और रेने को लपेट देती है। अब ये सब पैरानॉर्मल एक्टिविटी लोरेन भी महसूस कर देती है और इसी वजह से वो स्पेक्स और टकर के पास जाती है। और इसके बाद ये तीनों मिलकर कार्ल से मिलने जाते हैं। कार्ल एलिस का एक पुराना एसोसिएट था जिसने एलिस की पहले भी जॉश के केस पे मदद करी थी। अब कार्ल अपनी डाइस का इस्तेमाल करता है एलिस से कॉन्टेक्ट एस्टेब्लिश करने के लिए और उस डाइस के थ्रू उन लोगों को ये पता चलता है कि उनके सारे सवालों का जवाब उन्हें ओल्ड लेडी ऑफ एंजल्स हॉस्पिटल में मिलेगा। और इसी हॉस्पिटल में कई साल पहले लोरेन काम करा करती थी और वहाँ पे लोरेन इन लोगों को एक पेशेंट की कहानी बताती है जिसका नाम पार्कर क्रेन था। पार्कर क्रेन ने कूद के अपनी जान देती थी और उसे हॉस्पिटल में इसलिए एडमिट कराया गया था क्योंकि वो अपने आप को कैस्ट्रेट करने की कोशिश करता था। जॉश एक बार अपनी माँ के साथ हॉस्पिटल गया था जहाँ पे उसे पार्कर क्रेन मिला था। पार्कर क्रेन ने उसे बिल्कुल पकड़ ही लिया था और उसी के 2 दिन बाद लोरेन को एक लिफ्ट में पार्कर मिलता है। वो वहाँ उससे माफी मांगती है लेकिन वो कुछ भी जवाब नहीं देता है। फिर लोरेन जाके एक नर्स से पूछती है कि आखिर पार्कर अपना बेड को छोड़ के ऐसे यहाँ वहाँ क्यों घूम रहा है। और इस बात पे नर्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज हुई क्योंकि पार्कर ने तो एक दिन पहले ही कूद के अपनी जान दे दी थी। अब इसके बाद ये लोग हॉस्पिटल से सीधा पार्कर क्रेन के घर जाते हैं जहाँ पे इन लोगों को पता चलता है कि डाइस के थ्रू इनसे एलिस नहीं बल्कि पार्कर क्रेन की माँ की आत्मा बात कर रही थी। उन्हें वहाँ एक सीक्रेट रूम मिलता है जहाँ पे 15 लाशें थे और उसी के साथ
उन्हें वहाँ पे एक न्यूज आर्टिकल भी मिलता है, जिससे कि इन्हें पता चलता है कि पार्कर क्रेन असलियत में एक सीरियल किलर था जिसको ब्राइड इन ब्लैक के नाम से कहा जाता था और ये औरतों का खून किया करता था। अब ये लोग यहाँ से निकलते हैं और लॉरेन फिर रेने और उसके बच्चों को अपने साथ ले जाती है और वहाँ पे फिर वो उसे बताती है कि आखिर जॉश के साथ क्या हुआ है। वो उसे बताती है कि जॉश के शरीर में एक ईवल आत्मा है और जॉश असलियत में दफतर में ही फंसा हुआ है। इसी दौरान कार्ल जाता है जॉश के पास और इसका प्लान ये था कि ये किसी तरह जॉश को बेहोश कर देगा। स्पेक्स और टकर भी बाहर वैन में बैठ के इसका इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन प्लान पूरा उल्टा पड़ जाता है और जॉश इन तीनों को ही लपेट डालता है। इसके बाद लॉरेन को टकर का टेक्स्ट आता है कि अब सब ठीक हो चुका है, तो उसे लगता है कि इन लोगों ने जॉश को पकड़ लिया होगा, तो इसलिए लॉरेन रेने और उसके बच्चों को लेकर पहुंच जाती है घर पे। लेकिन वहां पे तो जॉश होता है। अब जॉश की इनसे लड़ाई होने लगती है और जॉश लॉरेन को एक अलमारी में बंद कर देता है और फिर वो रेने को गला घोट के मारने वाला होता है, लेकिन एकदम से डॉल्टन आता है, वो पीछे से एक बैट लेके इसके सर पे मार देता है। इसके बाद रेने और उसके बच्चे अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागते हैं और लॉन्ड्री रूम में चले जाते हैं। और फिर वहां पे डॉल्टन डिसाइड करता है कि वो दफतर में जाएगा जॉश को बचाने के लिए। वो दफतर में चला जाता है और इसी के साथ साथ कार्ल भी दफतर में पहुंच जाता है और वहां पे कार्ल को जॉश की आत्मा मिलती है जो कि बहुत समय से वहीं फंसी हुई थी। और फिर इन लोगों को एलिस भी मिल जाती है और फिर ये जॉश की बॉडी तक का रास्ता ढूंढने लगते हैं। इस दौरान इन लोगों को एक घर दिखता है जो कि जॉश का ही घर होता है और जॉश वहां जाके दरवाजा खटखटाता है और ये वही सीन है जो कि इंसीडियस 1 में हमें दिखाया गया था। अंदर से गेट खुलता है और हम देखते हैं कि अंदर भी जॉश ही खड़ा होता है। फिर जॉश दरवाजा बंद करके जाता है, लेकिन बाहर वाला जॉश एकदम से देखता है कि अंदर एक मॉन्स्टर है, तो वो दरवाजा तोड़ता है और अंदर भाग जाता है। और फिर कैली के रूम में एक मॉन्स्टर होता है जो कि हमने पार्ट 1 में भी देखा था और जॉश वहां जाता है, उससे फाइट करके उसे हरा देता है। और यही सीन हमने पार्ट 1 में भी देखा था जहां पे वो गेट खुला हुआ मिला था हमें एकदम से, तो ये था भाई रीजन वो गेट खुलने का। अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि अगर जॉश को अपनी बॉडी में वापस जाना है तो पार्कर को उस बॉडी से निकालना होगा। इस वजह से वो पहुंच जाते हैं पार्कर के घर पे। जब ये लोग वहां पहुंचते हैं तो वहां पे मेमोरी दिखाई जा रही होती है बचपन की, जहां हमें पता चलता है कि पार्कर की माँ पार्कर को बहुत ज्यादा टॉर्चर करती थी। पार्कर एक लड़का था लेकिन पार्कर की माँ को एक बेटी चाहिए थी, इस वजह से वो उसको लड़की की तरह ड्रेस करती थी, लड़की की तरह ही उसको चलने के लिए बोलती थी, लड़की की तरह एक्ट करने के लिए बोलती थी। इस वजह से पार्कर का बचपन बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज था और वो उसकी माँ ही थी जिसने उसे एक सीरियल किलर बनने पे मजबूर करा था। या फिर एकदम से पार्कर की माँ की आत्मा एलिस और कार्ल को बाहर फेंक देते हैं और वहां पे सिर्फ जॉश बचता है। वो आत्मा जॉश के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन फिर किसी तरह एलिस वहां पहुंचती है और फिर वो उससे लड़ती है। एलिस उस बुरी आत्मा को हरा देती है और ऐसा करते ही जॉश असली दुनिया में बेहोश हो जाता है और पार्कर की आत्मा उसके शरीर से निकल जाती है। वहां फिर एकदम से डॉल्टन आ जाता है जो कि जॉश और कार्ल को रास्ता नेविगेट करके वापस इस दुनिया में ले आता है, लेकिन एलिस क्योंकि वो मर चुकी थी वहीं रुक जाती है। इसके बाद जब ये रियल दुनिया में आ जाते हैं तो कार्ल अपने हिप्नोटिज्म का इस्तेमाल करके जॉश और डॉल्टन की यादों से ये पावर मिटा देता है। और फिर एंड में हमें दिखाए जाते हैं स्पेक्स और टकर जो कि एक फैमिली के घर पहुंचते हैं और वहां इन लोगों के साथ एलिस की आत्मा भी होती है जो कि घर के अंदर जाती है और वहां पे एक पैरालाइज्ड लड़की होती है, लेकिन फिर एकदम से उस पैरालाइज्ड लड़की के पीछे इसको कुछ दिखता है और ये बहुत ज्यादा शॉक और डर में बोलती है ओ माय गॉड। और इसी के साथ साथ हो जाती है इंसीडियस 2 खत्म। और गाइस इंसीडियस 2 बहुत ही पीक पिक्चर है यार। इंसीडियस 1 में जो जो चीजें इन लोगों ने छोड़ी थी वो इंसीडियस 2 में बहुत ही प्यारी तरह से कनेक्ट हुई हैं और ये बेस्ट मूवी है पूरी सीरीज की। और चलो अब हम चलते हैं इंसीडियस 3 पे। और ऑल दो ये पिक्चर उतनी ज्यादा बढ़िया नहीं है जितनी पहली 2 पिक्चर्स थी, लेकिन फिर भी यार जल्दी जल्दी कहानी सुना देता हूँ तुम लोगों को ताकि नए वाले पिक्चर में तुम्हें कोई भी दिक्कत ना हो। अब इंसीडियस 3 एक प्रीक्वल स्टोरी है, यानी जो अभी हमने जॉश और रेने के परिवार की कहानी देखी उससे पहले की कहानी। और यहाँ हमें दिखाई जाती है एक लड़की क्विन जिसकी माँ की अभी हाल ही में ही मौत हुई थी। क्विन अपनी माँ की मौत से बहुत ही ज्यादा टूट गई थी और कभी कभार उसे ऐसा लगता था कि जैसे उसकी माँ स्पिरिट वर्ल्ड से उससे कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रही है। क्विन भी अपनी माँ की आत्मा से बात करने के लिए बहुत ही ज्यादा बेचैन थी, इस वजह से वो एलिस से मिलती है। क्विन एलिस की मदद से अपनी माँ को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उस सेशन के दौरान एलिस को एक शैतानी शक्ति की आवाज सुनाई देती है जो कि उसको जान से मारने की धमकी देता है। इस घटना से एलिस भी घबरा जाती है और वो क्विन को साफ साफ मना करती है कि अब तू किसी भी तरह से अपनी माँ की आत्मा से कनेक्ट करने की कोशिश मत करना। जब तुम आत्मा की दुनिया में कांटेक्ट करते हो, किसी एक आत्मा को बुलाते हो, तो तुम तो सिर्फ एक आत्मा को बुला रहे होते, लेकिन वहाँ पे सारी आत्माएं तुम्हारा आह्वान सुनती हैं। इसी घटना के कुछ दिन बाद क्विन को कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, उसके साथ रहस्यमय घटनाएं भी होने लगती हैं। वो जब थिएटर में प्रैक्टिस कर रही होती है तो एकदम से उसे एक परछाई दिखाई देती है। इस परछाई की वजह से क्विन का ऑडिशन बहुत ही ज्यादा खराब चला जाता है, लेकिन क्विन इस ऑडिशन खराब जाने का पूरा दोष अपने बाप पे डाल देती है।
जो कि क्विन को अपने छोटे भाई का ध्यान रखने के लिए बोलता था, जिस वजह से क्विन को प्रैक्टिस करने का समय ही नहीं मिलता था। इसके बाद क्विन को दोबारा से वो रहस्यमय फिगर दिखता है और क्विन उसको पास से देखने की कोशिश करती है, लेकिन उसी दौरान क्विन का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उसके दोनों पैर टूट जाते हैं और फिर वो व्हील चेयर पे आ जाती है। और इस घटना के बाद क्विन अपने घर पे ही रहने लगी थी और उसके पिताजी ने उसको एक बेल दी थी जिसको बजाकर वो उनको बुला सकती थी, लेकिन कभी कभार अपने आप वो बेल बजने लगती थी जिससे क्विन की आंख खुल जाती। फिर रात को क्विन को दीवार से एक नॉक की आवाज आने लगी। पहले तो क्विन को लगा कि उसके पड़ोसी नॉक कर रहे होंगे। इसके बाद क्विन अपने पड़ोसी को मैसेज करके पूछती है कि क्या वो उसको नॉक कर रहा था, लेकिन उसका पड़ोसी बताता है कि वो तो घर पे है ही नहीं। इसके बाद क्विन बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन उसे लगता है हो सकता है घर में कोई चोर घुस गया और वो ये सब कर रहा हो। इसके बाद घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती हैं। एक बार तो डीमन क्विन को उस अपार्टमेंट के सबसे ऊपरी फ्लोर पर लाता है और वहां पे क्विन को अपनी एक परछाई दिखती है जिसके पास कोई चेहरा ही नहीं होता है। और फिर वो डीमन क्विन को नीचे गिराता है जिसकी वजह से उसके गले पे बहुत चोट आती है। वहां पे फिर क्विन का बाप आता है और वो उसको बचाता है। अब पानी सर से ऊपर जा रहा था और इसलिए ये लोग एलिस की मदद लेते हैं। एलिस द फर्दर में ट्रेवल करती है, लेकिन वहां पे उसके ऊपर ब्राइड इन ब्लैक का हमला होता है और वो एलिस को मारने वाली होती है, लेकिन एलिस किसी तरह बच के वापस आ जाती है। इसके बाद एलिस बहुत ज्यादा डर जाती है और वो इन लोगों की मदद करने से मना कर देती है और वहां से चली जाती है। निराश क्विन का बाप अब 2 ब्लॉगर्स की मदद लेता है जो कि पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट होते हैं। इन ब्लॉगर्स का नाम स्पेक्स और टकर था और जब ये लोग उसके घर पे आते हैं, इस डीमन को एक्सपीरियंस करते हैं, तो ये लोग भी साफ साफ मना कर देते हैं, हार मान लेते हैं। और फिर एक रेस्टोरेंट में एलिस कार्ल से मिलती है जो कि उसे समझाता है कि एलिस जिंदा है, इस वजह से वो इन डीमन से मॉन्स्टर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और वो ही क्विन की मदद कर सकती है, जिस वजह से एलिस क्विन की मदद करने के लिए मान जाती है। वो क्विन के घर पे आती है और इस बार स्पेक्स और टकर भी उसके साथ थे। एलिस फर्दर में जाती है और जब वो आती है तो वो बताती है कि ये वाली आत्मा बहुत ही ज्यादा अलग है। ज्यादातर आत्माएं किसी इंसान के शरीर पे कब्जा करना चाहती हैं, लेकिन ये आत्मा ऐसा नहीं करना चाहती। ये आत्मा लोगों को फर्दर में ले जाती है और फिर वहाँ पे उन लोगों की सोल्स को कैद करके उन्हें टॉर्चर करती है। एलिस वहाँ पे एक लड़की की सोल को भी छुड़ा देती है जिसको इस आत्मा ने पहले कैद किया था। अब इस सब के दौरान हमें एलिस की मेंटल स्टेट बहुत ही ज्यादा कन्फ्लिक्टेड दिखाई पड़ रही होती है, क्योंकि एलिस के पति जैक ने 1 साल पहले आत्महत्या कर ली थी। एलिस जब फर्दर में जाता है तो वहाँ पे उसे जैक भी दिखता है और जैक उसे बोल रहा होता है कि तुझे भी आत्महत्या कर लेनी चाहिए ताकि ये दोनों फर्दर में साथ रह सके। लेकिन फिर एलिस समझ जाती है कि ये असलियत में जैक है ही नहीं, ये वही डीमन है जो कि जैक का रूप लेके एलिस को खत्म करना चाह रहा है। इसके बाद एलिस इस डीमन पे हमला करती है और इसको हराती है, लेकिन उसके बाद भी ये डीमन रुकता नहीं है। ये डीमन फिर क्वीन की फेसलेस परछाई पर कब्जा कर लेता है। असल में ये फेसलेस परछाई क्वीन की आत्मा का आधा हिस्सा था जिसपे अब इस डीमन ने कब्जा कर लिया था। एलिस फिर तुरंत असली दुनिया में आती है और वो सबको बताती है कि एलिस की आधी आत्मा पे उस डीमन का कब्जा है और यहाँ से आगे की फाइट एलिस को खुद ही लड़नी पड़ेगी। वो डीमन क्वीन के ऊपर हावी हो रहा था और क्वीन इस लड़ाई को हार रही थी, लेकिन फिर एलिस एक लेटर लाती है जो कि क्वीन की माँ ने उसके लिए लिखा था। उस लेटर को सुनने के बाद क्वीन और ज्यादा पावरफुल हो जाती है और फिर उस लेटर के इमोशन से और साथ ही में उसकी माँ की आत्मा की पावर से क्वीन उस डीमन को हरा देती है और इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। स्पेक्स और टकर एलिस के साथ एक टीम बना लेते हैं और फिर एलिस अपने घर पहुंचती है तो उसे बेड पे एक स्वेटर रखा दिखता है जो कि जैक का था और शायद जैक की आत्मा ने उस स्वेटर को वहां रखा था। एलिस उस स्वेटर को अपने गले से लगा लेती है और बहुत ज्यादा इमोशनल हो रही होती है, लेकिन फिर एकदम से एलिस का कुत्ता कोने में भौंकने लगता है। वहां से हमें एक चेहरा बाहर आते हुए दिखता है और वो चेहरा होता है उस मॉन्स्टर को जो कि इंसीडियस 1 में दिखाया गया था। अब यही थी गाइस इंसीडियस 3 की कहानी और जैसा कि मैंने कहा था ये मूवी एक प्रीक्वल थी, तो ये मानो अब ये मॉन्स्टर दिखाया गया जिसके बाद फिर इंसीडियस 1 की कहानी टेक प्लेस करती है। इसके बाद हम बात करेंगे इंसीडियस 4 की जिसमें भी इंसीडियस 1 से पहले की ही कहानी दिखाई गई है। तो चलो इंसीडियस 4 की कहानी जानते हैं। कहानी की शुरुआत 1953 में होती है जहाँ पे हमें एलिस का बचपन देखने को मिलता है। इनका घर न्यू मैक्सिको के एक 5 कीज नाम की जगह पे होता है जहाँ पे ये अपने छोटे भाई और माँ बाप के साथ रह रही होती है। ये घर पेनिटेंशियरी के बहुत ही ज्यादा करीब था जहाँ पे लोगों को डेथ पेनल्टी दी जाती थी, यानी उन लोगों को मौत के घाट चढ़ाया जाता था। एलिस को बचपन से ये आत्माएं दिखती थी। ऑल्दो एलिस की माँ उस पर विश्वास करती थी, लेकिन एलिस के बाप को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था और वो एलिस को छड़ी से मारता था ताकि एलिस ये सब बंद कर दे। एक रात एलिस की माँ उसके भाई को एक सीटी देती है और वो कहती है कि उसे जब भी डर लगे वो उस सीटी को बजा के उसको बुला सकता है। उसी रात एलिस को उस घर में एक छोटे बच्चे की आत्मा दिखाई देती है और एलिस के भाई क्रिश्चियन की सीटी गायब हो जाती है। इस चीज से डरकर क्रिश्चियन बहुत तेज चिल्लाता है और फिर उनके पिता वहाँ पे आते हैं और वो एलिस को सजा देते हैं। सजा के लिए वो
एलिस को एक बेसमेंट में बंद कर देते हैं जहाँ पे उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। ये आवाज बहुत ही प्यार से एलिस से बात कर देती है और ये एलिस को एक लाल दरवाजे को खोलने को बोलती है जिसकी चाबी वहीं बेसमेंट में थी। असल में ये दरवाजा हमारी दुनिया को आत्माओं की दुनिया से जोड़ता था और ये अभी बंद था। एलिस इस दरवाजे को खोल देती है जिसकी वजह से एक खास डीमन जिसका नाम की फेस था वो हमारी दुनिया में प्रवेश कर जाता है। वहाँ पे एलिस का शरीर एकदम से पोजेस हो जाता है और एलिस की माँ वहाँ पे उसको बचाने आती है, लेकिन वो डीमन एलिस की माँ को ही लटका के मार डालता है। इसके बाद एलिस को हमेशा ये लगता है कि ये उसी की गलती थी जिसकी वजह से उसकी माँ आज इस दुनिया में नहीं है। यहाँ से कहानी 2010 में आती है जब एलिस को एक टेड गाजिया नाम के व्यक्ति का कॉल आता है। टेड को अपने घर में हॉन्टिंग्स फील हो रही थी और इत्तेफाकन इसका घर वही था जहाँ पे बचपन में एलिस रहा करती थी। पहले तो एलिस उसकी मदद करने से बिल्कुल मना कर देती है क्योंकि उस घर से उसकी बहुत बुरी आदत जुड़ी हुई थी, लेकिन फिर इवेंचुअली वो उसकी मदद करने के लिए मान जाती है। एलिस फिर रात में उस घर की इन्वेस्टिगेशन करने लगती है जहाँ पे उसे अपनी माँ द्वारा क्रिश्चियन को दी हुई वो सीटी मिलती है। इस सीटी को देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है और इसकी एक तस्वीर भी ले लेती है, लेकिन इसके कुछ ही समय बाद एक लड़की की आत्मा एलिस से वो सीटी ले लेती है। इस दौरान स्पेक्स और टकर एलिस के पास लगे हुए कैमरा में उस लड़की की आत्मा को देख पा रहे होते हैं और इन हादसों के बाद उस रात के लिए इन्वेस्टिगेशन रोक दी जाती है और फिर कहानी जाती है पास्ट में जब एलिस इसी घर में रह रही थी और वो 16 साल की थी। माँ के गुजर जाने के बाद एलिस के पिता बिल्कुल ही पागल से हो गए थे और वो एक जानवर की तरह बर्ताव करते थे। एक दिन काम करते वक्त एलिस को एक लड़की बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में घर पे दिखती है। उसे लगता है वो एक आत्मा है और फिर वो अपने भाई को बताने लगती है कि देख यहाँ पे कोई खड़ा हुआ है। इसी समय उसका बाप वहाँ पे आ जाता है और तब उसे वहाँ पे कोई भी नहीं दिखता है और फिर वो एलिस को मार नहीं जाता, लेकिन फिर एलिस अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उसको गिरा देती है। इसके बाद एलिस उस घर को छोड़ के चली जाती है और वो अपने छोटे भाई क्रिश्चियन को भी उसके बाप के साथ ही छोड़ जाती है। फिर कहानी फ्यूचर में आती है जहाँ पे एलिस एक बार में 2 लड़कियों से मिलती है। उसे वो लड़कियां बहुत ज्यादा जानी पहचानी लग रही थी और फिर हमें पता चलता है कि वो दोनों लड़कियां एलिस के छोटे भाई क्रिश्चियन की बेटियां थी। एलिस फिर अपने भाई क्रिश्चियन से भी मिलती है जो कि एलिस से बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि एलिस उसे बचपन में एक दरिंदे बाप के पास छोड़ के चली गई थी। वो वहां से जाने लगते हैं, लेकिन इसी दौरान एलिस उनमें से एक लड़की को उस सीटी की फोटो दे देती है और कहती है कि अपने पिता को ये दिखाना। फिर उस रात एलिस दोबारा से उस घर की छानबीन करने जाती है जहाँ पे एलिस को वही आत्मा दोबारा दिखाई देती है। वो आत्मा एलिस को कुछ बताने की कोशिश कर रही होती है और फिर एलिस उसके हिंट्स का पीछा करते करते बेसमेंट में पहुंच जाती है जहाँ पे एलिस और टकर को एक जिंदा औरत मिलती है जो कि बेड़ियों में बंधी हुई थी। वो उसे छुड़ाने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे घर का नया ओनर टेड एक गन लेकर आता है और उसे देख के हमें समझ आ रहा होता है कि इसको जरूर कोई बुरी शक्ति मैनिपुलेट कर रही है। वो इन सब को बेसमेंट में बंद कर देता है, लेकिन फिर स्पेक्स इसको मार कर इन सब को बचा लेता है। दूसरी तरफ क्रिश्चियन अपनी दोनों बेटियां मेलिसा और इमोजीन के साथ इस घर में अपनी खोई हुई सीटी ढूंढने आता है। सीटी को ढूंढते ढूंढते मेलिसा उस घर के बेसमेंट में जाती है जहाँ की फेस उस पर हमला बोल देता है और उसकी आत्मा को दफतर में कैद कर लेता है। ऐसा करने से रियल वर्ल्ड में मेलिसा का शरीर कोमा में चला जाता है और एलिस के पास मेलिसा को बचाने के लिए वक्त बहुत ही कम था। इसके बाद एलिस को उसी घर में और लड़कियों के भी कुछ सामान मिलते हैं और इसी के साथ साथ उसे कुछ सूटकेस मिलते हैं जिनमें की खोपड़ियां होती हैं और लड़कियों के कपड़े होते हैं, जिससे कि साफ साफ समझ आ जाता है कि कई साल पहले उसके बाप ने सिर्फ एक लड़की को नहीं बल्कि बहुत लड़कियों को उस घर में कैद करके रखा हुआ था। इनफैक्ट 16 साल की उम्र में जब एलिस ने उस लड़की को देखा था तो वो कोई आत्मा नहीं थी बल्कि एक जिंदा लड़की थी जो कि उसके बाप के चंगुल से भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन क्योंकि एलिस ने उसे देख के आवाज कर दी थी इस वजह से उसके बाप ने उसको बाद में पकड़ के मार डाला था। एलिस के पिता ये जानबूझ के नहीं कर रहे थे बल्कि की फेस की शैतानी शक्तियां उनसे ये सब करवा रही थी और घर का नया ओनर टेड भी उसी शक्ति की चपेट में आ रखा था जिस वजह से उसने उस लड़की को किडनैप करके रखा था। अब इसी तहकीकात के दौरान एलिस एक सूटकेस खोलती है जिसमें से की फेस बाहर आता है और फिर वो एलिस को भी दफतर में ले जाता है। इससे स्पेक्स और टकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं, लेकिन फिर इमोजीन उन्हें बताती है कि उसके पास भी दफतर में जाने की शक्ति है और वो एलिस को बचाने के लिए दफतर में जाएगी। वहीं दूसरी तरफ एलिस दफतर में अपने पिता को देखती है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाती है और फिर वो एक छड़ी उठाती है और उनको वैसे ही बजाने लगती है जैसे वो उसको बजाया करते थे। दरअसल की फेस अब एलिस के दिमाग से खेल रहा था और वो ही एलिस से ये वायलेंस करवा रहा था क्योंकि की फेस लोगों के डर और नफरत पे जीता था। लेकिन फिर वहाँ पे एकदम से इमोजीन आती है और वो एलिस को होश मिलाती है। की फेस फिर एलिस पे हमला करता है, लेकिन एलिस के पिता वहाँ पे उसको रोकते हैं और उन लोगों को भागने में मदद करते हैं। लेकिन फिर की फेस एलिस के पिता की आत्मा को हरा देता है और फिर वो वहाँ पे एलिजाबेथ की आत्मा लाता है। फिर वहाँ पे की फेस मेलिसा की आत्मा को भी लाता है और वो एलिस को एकदम मारने वाला होता है, लेकिन फिर एलिस के हाथ में लग जाती है वो सीटी
सीटी जो कि उसकी माँ ने दी थी। एलिस किसी तरह उस सीटी को बजाती है और सीटी बजते ही एकदम से एलिस की माँ वहाँ पे आती है। अब यहाँ पे एलिस की माँ अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मोड में होती है। वो आते ही एकदम से बड़ी आसानी से हरा देती है कीफेस को और फिर वो मदद करती है मेलिसा, इमोजीन और एलिस को अपने अपने शरीर में जाने में। लेकिन रियल वर्ल्ड में पहुंचने से पहले एलिस एक दरवाजे को खोलती है जहाँ सामने इन्हें डॉल्टन दिखता है जो कि अपने एटिक में होता है। और गाइस ये वही सीन है जो कि हमें इंसीडियस 1 में दिखाया गया था। डॉल्टन सीढ़ी से गिरा था और तब इसने किसी को देखा था वहां पे अंधेरे में, तो वो और कोई नहीं बल्कि एलिस ही थी। और यहाँ हमारी एलिस ने ब्लंडर कर दिया था। वो चली तो गई थी फिर वहां से, लेकिन वो दरवाजा खुला छोड़ गई थी जिसकी वजह से डॉल्टन फिर दफतर में गया था और वहीं फंस गया था। फिर उस रात एलिस को सपने में डॉल्टन दिखता है दफतर में और जैसी वो उठती है वैसे ही उनको लैम्बर्ट परिवार का फोन आता है कि उन्हें उनकी मदद की जरूरत है। तो बस ये थी इंसीडियस 4 द लास्ट की और काफी वीक मूवी थी। स्टोरी भी काफी ज्यादा वीक थी इसकी और प्रेजेंटेशन भी वीक रहती है। तो यार जो इंसीडियस 1 और 2 में इन लोगों ने परचम लहराए थे ना, वो ये लोग यहाँ कंटिन्यू नहीं कर पाए। और चलो ये तो रही इंसीडियस 4 की बात। अब चलते हैं इंसीडियस 5 पे। लेकिन उससे पहले बोल रहा हूँ कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि यार बहुत ज्यादा मेहनत से बनी है आप लोगों के लिए वीडियो। तो बस आप छोटा सा काम कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। उससे मुझे सपोर्ट मिलता है, मुझे हिम्मत मिलती है कि यार वीडियो बना। तो चलो आप लोगों ने सब्सक्राइब तो कर ही दिया है, तो अब चलते हैं आगे इंसीडियस 5 की स्टोरी रिकैप पे। तो अब इंसीडियस 5 यानी इंसीडियस द रेड डोर स्टार्ट होती है और हम पहले सीन में इंसीडियस 2 को एंड होते हुए देखते हैं जहाँ पे काल की मदद से जोश और डॉल्टन अपनी फर्दर में जाने की पावर्स भुला चुके थे। कहानी यहाँ से 9 साल आगे आती है और हम देखते हैं कि लोरेन यानी जोश की माँ का स्वर्गवास हो चुका है। यहाँ पूरा परिवार मिलके उसको श्रद्धांजलि दे रहा होता है। यहाँ हम देखते हैं कि डॉल्टन और जोश का रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा है, उनके बीच में कुछ टेंशन आ गई है। वहीं डॉल्टन जो कि एक बहुत टैलेंटेड आर्टिस्ट है, वो अगले हफ्ते एक आर्ट स्कूल में एडमिशन लेने वाला है और जेनेवियर जोश को सजेस्ट करती है कि उसे खुद डॉल्टन को कॉलेज छोड़ने जाना चाहिए क्योंकि इससे उन्हें अपने रिश्ते को बेहतर करने का मौका मिलेगा। और यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि रेने और जोश का अब डिवोर्स हो चुका है और जोश अब पूरे परिवार से अलग रहता है। उसकी मनोस्थिति भी पहले जैसी नहीं रही और वो बड़ा परेशान सा दिख रहा होता है। अब जोश रेने की बात मान लेता है और फिर जब वो जा रहे होते हैं तो जोश देखता है कि वहाँ पे काल भी लोरेन को श्रद्धांजलि देने आया होता है। अब यहाँ जोश भी काल को पहचान नहीं पाता क्योंकि उसकी मेमोरीज हटा दी गई थी और काल भी बस इतना कह देता है कि वो उसकी माँ का एक फ्रेंड था। अगले सीन में हम जोश को डॉल्टन को मैसेज करता हुआ देखते हैं जहाँ वो उसको कॉलेज छोड़ने जाने की बात करता है और डॉल्टन मान भी जाता है और इसको देखकर जोश बहुत खुश होता है। लेकिन फिर हम जोश के पीछे किसी अजीब सी चीज को खड़ा देखते हैं जो कि धीरे धीरे उसके पास आ रही थी, लेकिन जोश का ध्यान इस पर नहीं जाता। नेक्स्ट हम अगले हफ्ते का समय देखते हैं जहाँ पे जोश डॉल्टन को छोड़ने जा रहा है। रास्ते में उनकी कोई खास बात नहीं होती और हम देख सकते हैं कि डॉल्टन जोश से कुछ खफा खफा सा है। अब ये लोग हॉस्टल पहुंच जाते हैं और फिर ये डॉल्टन का कमरा सेट करने लग जाते हैं। हम डॉल्टन के सामान में बहुत सारी लाइट्स वगैरह देखते हैं और हमें पता चलता है कि डॉल्टन को अंधेरे से आज भी डर लगता है। बातचीत में जोश डॉल्टन से माफी मांगता है क्योंकि वो पिछले कुछ सालों में डॉल्टन पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाया। जोश बताता है कि उसे ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसकी मेमोरीज पे धूल चढ़ा दी हो, वो खुद अपने दिमाग के साथ स्ट्रगल कर रहा है। और ऐसे में डॉल्टन जोश को मदद लेने की सलाह देता है और जोश मान भी जाता है। और यहाँ जोश ये भी बताता है कि वो किसी भी तरह अपने बाप जैसा नहीं बनना चाहता जो कि बिना वजह उसकी माँ को छोड़ के चला गया था। अब इन दोनों की बातचीत के दौरान डॉल्टन की रूममेट क्रिस वहाँ पे आ जाती है और उसको देखकर डॉल्टन एकदम से चौंक ही जाता है क्योंकि वो एक लड़की थी। डॉल्टन ने रूम लेते वक्त उसे एक लड़का समझा था, लेकिन फिर क्रिस कहती है कि वो वार्डन से कह के रूम चेंज करवा लेगी। और फिर क्रिस के जाने के बाद डॉल्टन और जोश के बीच में फिर से झगड़ा हो जाता है। डॉल्टन जोश को डिवोर्स के लिए एक्यूज करता है, जिस बात पे जोश बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और इनफैक्ट वो रोने लगता है और वहां से चला जाता है। जाते वक्त जोश डॉल्टन को एक वॉइस मेल भेजता है जिसमें वो कहता है कि वो अपनी मेंटल कंडीशन पे वर्क करेगा और वो पता लगाएगा कि आखिर वो अपने परिवार से इतना दूर क्यों हो गया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डॉल्टन अब कॉलेज में एडजस्ट हो रहा है और उसके क्रिस से भी दोस्ती होने चालू हो गई है। अब दोनों अपनी अपनी जिंदगी के बारे में एक दूसरे को बताने लगते हैं और डॉल्टन बताता है कि उसे अपनी जिंदगी का 1 साल बिल्कुल याद नहीं है। वो तब करीब 9 या 10 साल का होगा। किसी बीमारी के चलते वो कोमा में चला गया था जिसकी वजह से उसे कुछ भी याद नहीं है। फिर अगले दिन डॉल्टन अपनी पहली क्लास लेने जाता है जहाँ प्रोफेसर आर्मेगन हर स्टूडेंट को अपने अंदर झांकने को बोलती है, उनके अंदर जो कुछ भी है वो बनाने को बोलती है। डॉल्टन आंख बंद करता है, उसे पता ही नहीं चलता है कि कब वो एक काले कमरे में एक बड़े से दरवाजे की पिक्चर बना देता है। और जी हाँ, ये वही रेड डोर है जो द फर्दर से कनेक्ट करता है। और अचानक उसे ऐसे लगता है जैसे कोई शैतानी हाथ उसकी उंगलियों पे आ गया और फिर उसके हाथ से खून बहने लगता है। इस हादसे के साथ हम एकदम से एक असली रेड डोर को खुलता हुआ देखते हैं और इसी के साथ हम जोश को देखते हैं जैसे कि अपने एक नाइटमेयर में वही डोर खुलता हुआ दिख जाता है। लेकिन क्योंकि जोश सब कुछ भूल चुका था, उसे इसका मतलब समझ नहीं आता है। फिर अगले दिन हम जोश को एक डॉक्टर के पास देखते हैं जो कि उसकी मेंटल कंडीशन समझने के लिए उसे एक MRI स्कैन लेने के लिए बोलते हैं। अब स्कैन के दौरान जोश एकदम
एकदम से अपने आप को किसी दूसरी दुनिया में पाता है। उसके आसपास बहुत अंधेरा हो चुका होता है और वो पीछे किसी को महसूस कर पाता है। वो जब पीछे देखता है तो एक डीमन उस पर हमला कर देता है। वो मदद के लिए चिल्लाता है लेकिन वो डीमन उसके पास आने लगता है, लेकिन फिर एकदम से स्कैन पूरा हो जाता है और उसे MRI मशीन से बाहर निकाला जाता है। जॉश डॉक्टर से पूछने की कोशिश करता है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन वो बताते हैं कि जॉश तो स्कैन के दौरान सो ही गया था। इसके बाद डॉक्टर जॉश की रिपोर्ट्स देखता है और उसे बताता है कि उसकी रिपोर्ट्स में भी सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन इस चीज को सुन के जॉश बड़ा निराश हो जाता है। वो डॉक्टर को बताता है कि उसके साथ बहुत ही ज्यादा दिमागी परेशानी चल रही है और डॉक्टर उससे पूछता है कि आखिर तेरे परिवार में तो किसी को कोई मानसिक रोग नहीं है। वो इस बात पर शांत रहता है और फिर डॉक्टर उसे मेमोरी गेम्स खेलने को बोलता है, क्योंकि उनके हिसाब से जॉश के साथ जो भी दिक्कत हो रही है वो मेमोरी की वजह से ही है। दूसरी तरफ हम डॉल्टन को देखते हैं जो कि उस पेंटिंग को लेके बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हो रखा होता है। वो उस डोर को रेड पेंट कर देता है और फिर अपने दीवार पे लगा देता है और फिर एकदम से उस कमरे में अंधेरा हो जाता है और एक लाइट जलती है जो कि रेड होती है। डॉल्टन इस चीज से बहुत डर जाता है, लेकिन फिर वहां पे क्रिस आ जाती है और उसके आने से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। फिर क्रिस डॉल्टन को एक पार्टी में ले जाती है, लेकिन वहाँ पार्टी में भी डॉल्टन को एक एंटिटी परेशान करने लगती है। उसे पता चलता है कि वो एक लड़के की आत्मा है जिसकी अभी हाल ही में ही मौत हुई थी। डॉल्टन को ऐसा लगता है कि वो लड़का उससे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है और जब डॉल्टन सुनने की कोशिश करता है तो उसे बस एक ही चीज सुनाई देती है और वो है क्लोज द डोर। और डॉल्टन को इसका मतलब ही समझ नहीं आ रहा होता है। फिर उस रात हम डॉल्टन को पेंटिंग को कंप्लीट करता हुआ देखते हैं और उसी दौरान डॉल्टन सो जाता है और फिर वो एकदम से द फर्दर में पहुंच जाता है जहां वो अपने शरीर को सोता हुआ देख पाता है। उसे कुछ समझ तो नहीं आ रहा होता है, लेकिन फिर भी वो एक्सप्लोर करने निकल जाता है। वो अपनी जगह से हटके क्रिस के पास जाता है और क्रिस भी उसकी प्रेजेंस महसूस कर पा रही होती है और फिर वो वापस भागते भागते अपनी बॉडी के पास पहुंचता है और हम देखते हैं कि उसका पीछे एक मॉन्स्टर कर रहा होता है, लेकिन डॉल्टन उससे बच के अपनी बॉडी में चला जाता है। और फिर क्रिस डॉल्टन के पास आती है और उससे पूछती है कि क्या वो उसके पास आधी रात को आया था। और ये सुन डॉल्टन क्रिस को अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताता है। क्रिस रिसर्च करना चालू करती है और फिर उसे मिलती है स्पेक्स और टकर की एक वीडियो जिसमें ये लोग एस्ट्रल प्रोजेक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि एक ऐसी टेक्निक है जिसकी मदद से एक इंसान भूतों की दुनिया में ट्रेवल कर सकता है। यहाँ हमें एलिस भी इसको एक्सप्लेन करती हुई दिखाई जाती है, जहाँ वो द फर्दर के बारे में बताती है, जहाँ पे कई सारी सोल्स और एंटिटीज एस्ट्रल प्रोजेक्शन कर रही सोल को कैप्चर करना चाहती हैं। इस सब को देखने के बाद क्रिस डॉल्टन को इस सब से दूर रहने की हिदायत देती है, लेकिन डॉल्टन क्रिस को यहाँ पिछली रात की घटना बताता है जहाँ पे वो लड़के की आत्मा उसको किसी गेट को बंद करने की बात कह रही थी। सच जानने के लिए इन्हें दोबारा एस्ट्रल प्रोजेक्शन करना होगा और इसीलिए क्रिस और डॉल्टन दोबारा से उस फ्रेट पार्टी वाले घर में जाते हैं जहाँ ये दोनों एक अंधेरे कमरे में एस्ट्रल प्रोजेक्शन की प्रक्रिया शुरू करते हैं। डॉल्टन अपने शरीर से बाहर निकल उसी लड़की की आत्मा को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता ही नहीं चलता कि मॉन्स्टर को उसकी भनक लग चुकी है। एकदम से उस कमरे में अंधेरा छाने लगता है और क्रिस डॉल्टन को उठाने की कोशिश करती है क्योंकि वो दोनों उसी कमरे में बंद हो चुके थे, लेकिन डॉल्टन अपने शरीर से दूर निकलता जा रहा था। और इसी बीच वो डीमन क्रिस पे हमला कर देता है और उसे जान से मारने की कोशिश भी करता है और एंड मौके पर कोई कमरे का दरवाजा खोल देता है और क्रिस को बचा लेता है और डॉल्टन भी अपने शरीर में वापस आ जाता है। और इस घटना के बाद क्रिस बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो डॉल्टन को साफ साफ कह देते हैं कि चाहे अब कुछ भी हो जाए वो इस एस्ट्रल प्रोजेक्शन के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। दूसरी तरफ हम जॉश को देखते हैं जो कि डॉक्टर के कहने पे मेमोरी गेम्स खेलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन एकदम से एक एंटिटी उसके ऊपर हमला कर देती है जिसको देख के जॉश बहुत ज्यादा डर जाता है। अब जॉश भागता है और अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेता है, लेकिन ये आत्मा वहां भी पहुंच जाती है और सरप्राइजिंगली ये आत्मा जॉश को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, सिर्फ उसके लिए एक बॉक्स छोड़ के चली जाती है जिसपे लिखा था बेन बर्टन। जब जॉश इस बॉक्स को खोलता है तो उसे मिलती है कुछ तस्वीरें और एक साइकियाट्रिक हॉस्पिटल का टैग जिसपे बेन बर्टन का नाम लिखा हुआ था और जॉश को समझ आता है कि ये और कोई नहीं बल्कि उसके पिता थे। रिपोर्ट्स के अनुसार बेन 1970s में अस्पताल में भर्ती हुआ था और उसे स्किज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी थी और एक दिन उसने अस्पताल की छत से कूद के अपनी जान दे दी थी। जाने से पहले उसने एक नोट भी छोड़ा था जिसमें उसने लिखा था इट एंड्स विद मी। इस सब को जानने के बाद जॉश और ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उसे लगने लगता है कि उसके पिता शायद मेंटली इल थे और अब जॉश भी उसी बीमारी का शिकार हो रहा है। वो इस बारे में बात करने रेने के पास जाता है और उसे बेन के साथ हुई घटना के बारे में बता देता है। रेने इसको सुन के सब कुछ समझ जाती है और फिर वो जॉश को सारा सच रिवील कर देती है। वो इसे सब कुछ बता देती है कि कैसे डीमन ने हमला करा था, कैसे डीमन ने इसका पोजीशन ले लिया था और कैसे फिर इन लोगों की मेमोरी भुलाई गई थी। सच जान के जॉश बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाता है और वो कहता है कि इतना बड़ा सच उससे नहीं छुपाना चाहिए था। उधर जॉश अब क्रिस के जाने के बाद दोबारा अपनी पेंटिंग पर काम करने लगता है और वो अपनी मेमोरी के लिए अपने भाई फॉस्टर को फोन लगाता है। फॉस्टर उसे ज्यादा कुछ तो नहीं बता पाता है, लेकिन एक चीज याद दिलाता है जब बचपन में जॉश उन लोगों पे हमला करने लगा था, यानी कि वो इंसीडियस 2 वाला सीन जब उसको पोजेस कर लिया था और वो इन लोगों के पीछे भाग रहा था। इससे डॉल्टन को भी वो किस्सा याद आता है और फाइनली वो अपनी पेंटिंग कंप्लीट कर पाता है जिसमें उसने जॉश की पेंटिंग बनाई थी उसी पल की जब उसने उन पे हमला करा था। वो ये पेंटिंग फॉस्टर को भेज देता है और फिर फॉस्टर जॉश को कन्फ्रंट करता है। वो उससे पूछता है कि आखिर ये रेड डोर क्या है और इसको सुन के जॉश और रेने
हैं बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और उन लोगों को समझ आ जाता है कि अब डॉल्टन की जान खतरे में है। उधर हम देखते हैं कि डॉल्टन अपनी पेंटिंग को बहुत ही ज्यादा गौर से देखता जा रहा है और उस पेंटिंग को देखते देखते वो उसी याद में चला जाता है जहाँ पे जॉश जो कि पोजेस्ड था वो अपने परिवार पे हमला कर रहा था। तब जो छोटा डॉल्टन था वो एस्ट्रल प्रोजेक्शन के थ्रू चला गया था फादर में और तब जॉश एक हथौड़ा उठा के उसके ऊपर अटैक करने वाला था और फिर जो प्रेजेंट टाइम वाला डॉल्टन है वो उसके ऊपर चिल्लाता है कि जॉश डॉल्टन पे हमला नहीं कर सकता। लेकिन फिर एकदम से आसपास का पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि डॉल्टन द फर्दर में पूरी तरह फंस चुका है और फिर हम असली दुनिया में डॉल्टन को बहुत ही क्रीपीली स्माइल करता हुआ देखते हैं। फिर उस कमरे में क्रिस आती है जो कि अपने साथ बहुत सारी लाइट्स लाई थी और वो डॉल्टन को सही सलामत देखकर बहुत खुश हो जाती है। क्रिस उन लाइट्स को जलाती है ये कहते हुए कि उसे पता है कि डॉल्टन को अंधेरे से डर लगता है। लेकिन फिर एकदम से डॉल्टन बोलता है कि अब उसे अंधेरे से डर नहीं लगता और हम देख पाते हैं कि डॉल्टन पोजेस्ड होता है। फिर वो क्रिस पे हमला कर देता है। क्रिस फिर समझ जाती है कि डॉल्टन अब अपने काबू में नहीं है और क्रिस फिर उसे होश में लाने की कोशिश करती है और फिर हम देखते हैं जॉश को जो कि खुद भी द फर्दर में एंटर कर रहा है ताकि वो डॉल्टन को बचा सके। जॉश डॉल्टन को ढूंढते ढूंढते उसके हॉस्टल रूम तक पहुंचता है जहाँ पे डॉल्टन पूरी तरह शैतानी रूप ले चुका था और ऐसे में जॉश समझ जाता है कि डॉल्टन एक बार फिर से कैद हो चुका है द फर्दर में और हम देखते हैं कि असली डॉल्टन को शैतान ने बेड़ियों में बांध रखा था जहाँ पे डॉल्टन बहुत ज्यादा डरा हुआ था। अब जॉश किसी तरह उस शैतान को चकमा देकर डॉल्टन तक पहुंच जाता है। अब डॉल्टन उसके हाथ में हथियार देख उससे उस बचपन के हादसे के बारे में पूछता है जो कि अब उसे पूरी तरह याद आ चुका था। लेकिन जॉश उसे बताता है कि ये सब कुछ उस रेड फेस डीमन की वजह से हुआ है जिसने जॉश को कैद कर लिया था और अब वो डॉल्टन के साथ भी वही कर रहा है। फिर जॉश डॉल्टन को फ्री कर देता है और ये दोनों वहां से भागने लगते हैं। लेकिन उस रेड वाले मॉन्स्टर को इसका पता चल जाता है और फिर वो इनके पीछे आता है। लेकिन फिर जॉश उस रेड डोर को ब्लॉक कर देता है और वो डॉल्टन को कहता है कि हमें हमेशा के लिए इस डोर को क्लोज करना होगा वरना ये शैतान बार बार हमारे पीछे आता रहेगा। जॉश डॉल्टन को चले जाने को कहता है और वो तय करता है कि वो अपने बेटे के लिए कुर्बानी दे देगा अपने पिता की तरह ही। जॉश कहता है कि दिस एंड्स विद मी। लेकिन फिर एकदम से दरवाजे पे एकदम से काला पेंट फैलने लगा है और फिर हम रियल लाइफ में डॉल्टन को देखते हैं जो कि उस पेंटिंग के ऊपर काला पेंट कर रहा होता है। इसको देखकर वो डीमन बहुत ही ज्यादा बौखला जाता है और वो बाहर आने की कोशिश करता है लेकिन तब तक डॉल्टन दरवाजे को पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है जिससे ये दरवाजा एक काली दीवार में बदल जाता है। इसके बाद हम जॉश को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खुश होता है और फिर वो एक बार अपने पिता को याद करता है। उसके पिता उसके सामने आते हैं और फिर उसी की आंखों के सामने वो एकदम से एक लैंप बन जाते हैं। ये वही लैंप है जो कि हमने इंसीडियस 1 से देखा है जो लोगों को द फर्दर में गाइड करता है और लोगों की शक्ति बनता है। फिर हम देखते हैं कि जॉश इस लैंप की मदद से अपनी असली दुनिया में वापस आ गया है और डॉल्टन भी अपनी पेंटिंग को कंप्लीट करता है जिसमें उसने जॉश को बना रखा था जो कि डॉल्टन को बचा के ला रहा था। अब क्रिस आके डॉल्टन को कहती है कि वो उस पेंटिंग को जला दे ताकि वो रेड डोर को भूल जाए। लेकिन डॉल्टन कहता है कि उन्हें इस एंटिटी को याद रखना होगा तभी वो उस एंटिटी से लड़ पाएंगे। और फिर हम जॉश और डॉल्टन को एक दूसरे के गले मिलते हुए देखते हैं और हमें समझ आता है कि इनका बॉन्ड अब बेहतर हो चुका है। और फिर जॉश से मिलने आती है एलिस। अब जॉश थोड़ा बहुत तो एलिस को पहचान पा रहा था लेकिन उसे पूरी मेमोरी याद नहीं थी। एलिस जॉश को कहती है कि उसका और उसके बेटे का आने वाला कल बहुत सुनहरा है लेकिन जॉश को सावधान भी रहना होगा। और फिर हम एलिस को गायब होते देखते हैं और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। तो जी हाँ गाइज, ये थी कहानी इंसीडियस 5 की और ये मैंने पूरे 5 पार्ट्स आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर दिए हैं, पूरा रिकैप कर दिया है। अब 21 अगस्त को आने वाली है इंसीडियस 6 और इसमें शायद लैम्बर्ट परिवार की कहानी नहीं होने वाली है, इसमें कोई नया कैरेक्टर आने वाला है। देखते हैं कि यार कैसी रहती है ये मूवी। लेकिन चलो इसके बहाने हमने वो लेजेंडरी सीरीज का रिकैप तो कर लिया जिसकी इतनी तगड़ी स्टोरी लाइन है, इतना तगड़ा हॉरर है। तो हाँ यार, आप लोगों को बस एक बार याद दिलाना चाहूंगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो क्योंकि काफी मेहनत से बनी है आप लोगों के लिए ये वीडियो। आप लोगों का एक सब्सक्राइब बटन मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करता है, इस वजह से यार करो सब्सक्राइब, मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी। तो गाइस जब मूवी रिलीज होगी उसका रिव्यू भी मेरे चैनल पे आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। और आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।